हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है और प्रदेशों की तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इतना अच्छा सुधार हुआ है जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें अभी भी सुधार की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले इंसान हो गए हैं, तो ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि स्कूल मर्जर का जो डिसीजन लिया है, मैं इस डिसीजन को पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ही घटिया डिसीजन लिया है और इस डिसीजन पे एक बार सरकार को फिर से विचार करना चाहिए और इस डिसीजन को समय रहते रद्द कर देना चाहिए। जैसे तैसे बहुत संघर्ष करके कांग्रेस की सरकार डीपीएसपी में से राइट टू एजुकेशन को निकाल के लाई। मतलब पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, फंडामेंटल राइट नहीं था। पता है आपको जान के सरप्राइज होगा कि अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश में इतनी गंद फैलाई, इतनी लूट मचाई, वही अंग्रेज हमारे देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे और हमारे देश में जो बहुत कुरीतियां, जाति पात और जन क्या क्या जो फैला हुआ था उसको समेटने में उनका बहुत ज्यादा योगदान है। 1899 से 1905 के दौरान जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने हमारे देश की शिक्षा स्थिति को सुधारने के लिए ये सिफारिश की थी कि हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय एटलीस्ट होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा प्राप्त हो सके। कब? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1899 से लेकर 1905 पे जो चीज मतलब जिसकी पहल हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी, वो जाके 1950 में एक आर्टिकल लिखा गया हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद जाके फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ और वो जो राइट टू एजुकेशन है वो इम्प्लीमेंट कब हो पाया? 2002 में। 2002 में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और ये बताया गया कि अब 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार है वो बेसिक अधिकार हो गया है। तब जाके कहीं बच्चों के लिए ये स्कूल जो है ये सब बने हुए सारे गांव में। पहले क्या है, जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के जो लोग थे वो पढ़ने जाते थे पड़ोस के गांव में। मतलब मेरे गांव में नहीं था कोई स्कूल, पड़ोस के गांव में शिक्षा लेने जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं सरकारों ने प्रयास किया और हर गांव में, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर गांव को डामर रोड से जोड़ा, ठीक वैसे ही पिछली सरकारों ने बहुत मेहनत करी है। तब जाके कहीं हर गांव में एक स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार एक झटके में जाने कितने स्कूलों को बंद करने की तुली हुई है। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। किसी भी गांव का एक भी प्रधान ज्ञापन देने नहीं गया डीएम ऑफिस में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास कि नहीं हमारे गांव का स्कूल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नेता इस चीज को लेकर कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई इस चीज को लेकर भूख हड़ताल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क किसको पड़ने वाला है? इससे फर्क उस आदमी को पड़ने वाला है जिसको अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। गांव का आदमी जो जिसे कोई मतलब नहीं, खुद तो पढ़ाई नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, तो वो भी उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम लोग मिलकर इस चीज का विरोध नहीं करेंगे, इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो धीरे धीरे जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी खत्म कर दी जाएंगी। और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीजें बेसिक नीड्स होती हैं हर मनुष्य की, और ये 3 चीजें कहीं ना कहीं कॉमन जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा दूर है। ये बताओ, जैसे किसी गांव में स्कूल है, गांव में प्राथमिक विद्यालय, तो बच्चा अगर गांव में है तो किसी भी तरीके से उसको माँ बाप भी उसको चाहेंगे कि उसको भेजें, वो खुद भी चला जाएगा। अगर वही स्कूल उसका 5 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो वो जाएगा क्या? पानी अगर अभी बरसने वाला है और गांव में स्कूल है, तो अगर बरसात होने वाली है तो बच्चा वहां पे चला जाएगा, आराम से स्कूल में घुस जाएगा, आराम से सुरक्षित है, पानी से बच जाएगा। अगर वही स्कूल 5 किलोमीटर दूर है तो जैसे ही लगेगा कि पानी बरसने की संभावना है तो उसका प्लान कैंसिल। ये था, सरकार को ये चाहिए था कि हम बच्चों को कपड़े फ्री दे रहे हैं, हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, हम बच्चों को पुस्तकें फ्री दे रहे हैं, हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इस चीज पे सरकार को विचार करना चाहिए था। बजाय उसके उन्होंने इस चीज पे विचार करने के बजाय स्कूलों को बंद ही कर दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बंद करने से ज्यादा फायदा है। क्योंकि सरकारी स्कूल से कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है। जैसे कि शराब की दुकानें रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, वैसे स्कूल रेवेन्यू तो जनरेट कर नहीं रहे हैं। जितने ज्यादा स्कूल होंगे उतनी ज्यादा उन बिल्डिंगों को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उस पर खर्चा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उतनी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी, और भर्ती करनी पड़ेगी उनको पेमेंट भी देनी पड़ेगी।
उतनी ज्यादा बच्चों को यूनिफॉर्म, उतनी ज्यादा बच्चों को पुस्तकें, उतनी ज्यादा बच्चों को राशन, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो रही हैं। तो सरकार के लिए तो ये फायदे का स्टेप है। टीचर कम भर्ती करने पड़ेंगे, खाना कम बनवाना पड़ेगा, पुस्तकें कम मांगनी पड़ेंगी, जो यूनिफॉर्म है वो कम मांगनी पड़ेगी, कम बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार को तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, सरकार को इससे फायदा हो रहा है, तो सरकार तो वही काम करेगी जिससे उसको फायदा हो रहा है। डजेंट मैटर कि उससे जो आने वाली जनरेशन है उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, हमें क्या टेंशन है यार। ठीक है, आज नहीं है कल तो होगा। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे अरे यार हमारे पास इतना पैसा है, हम तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों ही पढ़ाएंगे यार, हम तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, हम क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा तो ठीक है, निकल गया, 8वीं पास कर लिया, हमें कोई टेंशन नहीं है, अब सरकार बंद करे चाहे कुछ भी करे। यही सोच के कहीं ना कहीं लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही है, कोई कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई कहीं पे ज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें कहीं किसी का वोट बैंक का तो फायदा है नहीं। तो सब चुपचाप आराम से चिल मारने में लगे हैं। ठीक है, सरकार कर रही। कई बार होता है कि हम इतने अंधे हो जाते हैं सरकार के उसमें कि हमें ये लगता है कि चलो ठीक है ये सरकार कर रही है तो सब सही कर रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर सरकार 100 डिसीजन अच्छे ले रही है, एक डिसीजन गलत ले रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको चुपचाप सहन करते रहें। हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमेशा कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि सरकार को ये पता चले कि हाँ ये डिसीजन जो मैंने लिया है ये हमारा गलत है। तो सरकार उस बैक फुट पे भी जा सकती है। बट अगर कोई आवाज ही नहीं उठाएगा, सरकार तक बात ही नहीं पहुंचेगी, सरकार को लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, तो सरकार क्यों बैक फुट पे जाएगी। तो यार देखो, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, खासकर जितने भी गांव के प्रधान हैं उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि अगर आपके गांव का स्कूल मर्जर में शामिल है तब भी, अगर आपके इस गांव का स्कूल मर्जर में शामिल नहीं है तब भी आप अपने जिला अधिकारी के पास जाएं और उनको एक ज्ञापन दें कि ये जो डिसीजन सरकार ने लिया है ये गलत है, ये हमारे बच्चों की जो राइट टू एजुकेशन है, जो उनका शिक्षा का अधिकार है, उसके खिलाफ है, और ये डिसीजन कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना चाहिए। एक जिले में बहुत सारे गांव होते हैं, इस तरह से अगर सारे प्रधान जाएंगे गांव के, और जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर जाएंगे अपना ज्ञापन देंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे कुछ ना कुछ चिंतन करेगी, विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तानाशाही वाली है। सरकार जनता बनाती है, हम लोग मिलकर बनाते हैं, तो हम लोग अपनी आवाज भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार उस पर डेफिनेटली विचार करेगी, और ये डिसीजन जो उन्होंने लिया है, और इस डिसीजन को कहीं ना कहीं खारिज भी किया जा सकता है। बट अगर हम इसी तरह से बैठे रहेंगे, इसी तरह से सोते रहेंगे, अगर हमें इस तरह के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे कि आप बाहरपुर से लेके इटावा तक जाना, आपको टोल देना पड़ता है, और उस रोड पे देखना आप, मैंने कई जगह देखा है, बकेवर से लेके खासकर इटावा तक रोड पे ऐसे गड्ढे हैं जो अगर मोटरसाइकिल वाला स्पीड में चल रहा हो, जबकि वो NH2 है, नेशनल हाईवे है, और कहीं ना कहीं वो एशिया हाईवे भी है, ठीक है, उस रोड पे इतने गड्ढे हैं कि अगर रात में कोई मोटरसाइकिल वाला स्पीड में जा रहा हो और अचानक से उस गड्ढे की लपेट में आ जाए तो वो चला जाएगा, निपट जाएगा वो। तो टोल लेने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन गड्ढे इतने हैं उनको भरने की कोई वही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं करता है, कोई उनकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता है, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, कोई टोल पे ये नहीं बोलता है कि आप टोल तो ले रहे हो लेकिन रोड क्यों सही नहीं करा रहे हो। तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी।